दोस्तों नमस्कार। हो सकता है इस बार फिर बजट में आपको भारत के विकसित भारत की गूंज सुनाई देने लग जाए और यह कल्पना की जाने लगे कि उस वक्त जब भारत विकसित होगा तो भारत में प्रति व्यक्ति आय कितनी होगी और मिडिल क्लास की आय किस तरीके से 30 लाख रुपए तो औसतन छूने लगेगी और भारत सबसे बड़ा बाजार होगा। भारत के उस बाजार के भीतर दुनिया के सबसे बड़ी तादाद में भारत के खरीदार होंगे, यानी जिनकी जेब भरी हुई होगी, नौकरियां खूब होंगी, इस देश का इंफ्रास्ट्रक्चर जगमग कर रहा होगा और दुनिया के बाजार में भारत के लोग जा जाकर खरीदारी करेंगे। और यहां पर भी जो बड़ी बड़ी कंपनियां आएंगी उन कंपनियों से भी उनकी खरीदारी होगी, यानी विकसित भारत की चकाचौंध तले भारत की अर्थव्यवस्था का खाका क्या वाकई इस बजट में खींचा जाएगा? और अगर यह खींचा गया तो फिर जान जाइए इस देश की असल हकीकत। इस देश का असल सच यह है कि इस देश में मिडिल क्लास जो टैक्स देता है उस टैक्स की एवज में उसे कोई सुविधा नहीं मिलती है। आप कहेंगे ऐसा बिल्कुल नहीं है, सड़कें बन गई, अस्पताल बन गए, स्कूल बन गए, बड़े बड़े फ्लाईओवर बन गए, वंदे भारत आ गया, हवाई जहाज हर शहर दर शहर बनता चला गया। लेकिन मिडिल क्लास की आय को लेकर जो चिंतन भारत के भीतर होता है, अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भारत के मिडिल क्लास को लेकर चिंतन होता क्या है, हमारी टीम ने निकाला कि दरअसल भारत के भीतर जिसे मिडिल क्लास कहा जाता है उसकी आय जो शहरी इलाकों में रहता है और उसका दायरा 40 से 60% तक है, उसकी जो कमाई है वो सालाना 67,000 से लेकर 76,000 तक है। 67,000 यानी 67,000 का मतलब है हर मंथ 5,583 रुपीस और मैक्सिमम जो 76,000 आ रहा है उसका मतलब है प्रति महीने 6,333। अंतर्राष्ट्रीय तौर पर दुनिया के बाजार में जो पॉवर्टी लाइन है, जो गरीबी की रेखा है, उसके दायरे में 2.15 पर पर्सन डॉलर आता है, यानी एक व्यक्ति खर्च जो करता है वो 2.15 डॉलर के हिसाब से चलता है। और उस लिहाज से अगर कन्वर्ट करते चले जाइएगा तो उसकी आय सालाना 67,000 पर आकर टिक जाएगी। यानी दुनिया की गरीबी की रेखा पर भारत का मिडिल क्लास का निचला तबका खड़ा है और इसीलिए भारत में मिडिल क्लास कई हिस्सों में विभाजित है। वह लोअर मिडिल क्लास है, वह मिडिल मिडिल क्लास है, वह मिडिल अपर क्लास है, वह अपर मिडिल क्लास है। दुनिया के दूसरे हिस्सों में इस तरीके से और इतनी बड़ी तादाद में मिडिल क्लास की तादाद आपको मिलेगी नहीं जो भारत के भीतर है। यह तो पहला सच है जो हो सकता है आपको विकसित भारत वाले बजट को लेकर अभी से डरा रहा हो। लेकिन इसका दूसरा सच यह भी है कि भारत में टैक्स पेयर के दायरे में जो पूरा तबका आता है इस देश के भीतर में, और वो टैक्स पेयर डायरेक्ट टैक्स भी कह सकते हैं और आप जीएसटी के दायरे में फंसा हुआ वह हिंदुस्तान का बहुसंख्य तबका भी है जो हर चीज को खरीदने पर जीएसटी देता है, क्योंकि इस जीएसटी की कमाई से केंद्र सरकार की योजनाएं फड़फड़ाती हैं, लहराती है, राज्यों को पैसा दिया जाता है। यह अलग मसला है कि इस दौर में सरकार की योजनाएं जिस तरीके से लहरा रही थी उस लहराने के दायरे में एक झटके में यह पूरे का पूरा बजट बेमानी सा होता है, क्योंकि हर बजट की उम्र सिर्फ 48 घंटे रहती है। 48 घंटे बजट का मतलब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो बजट नॉन इवेंट क्यों हो जाता है, यानी उसके भीतर कुछ भी ऐसा नहीं होता है जिसको लेकर इस देश का टैक्स पेयर मिडिल क्लास राहत की गुंजाइश को भी माने। क्योंकि घोषणाएं सरकार लगातार करती रहती है। इस देश में राज्य दर राज्य चुनाव लगातार होते चले जाते हैं। राज्यों को कितना पैसा दिया जाएगा यह ऐलान और यह हिस्सेदारी बजट में नहीं होती है। चुनाव के एन वक्त पैसे का ऐलान होता है। चुनाव के साथ साथ अलग अलग तरीके से योजनाएं प्रधानमंत्री अपने अनुकूल परिस्थितियों के आसरे देखते परखते हैं। वो सोचते हैं लाल किले पर चले जाएं तो यह ऐलान कर दें,
पार्लियामेंट के भीतर भाषण दे रहे हैं तो उन्हें लगता है कि अच्छा, बजट को लेकर समापन भाषण है तो कुछ नया ऐलान कर दें और कुछ पुराने ऐलानों को नए तरीके से रख दिया जाए। और इतना ही नहीं, जीएसटी की बैठक तो बार बार होती है, तो जीएसटी जो पैसे की कमाई है सरकार की और जनता की जेब से निकाला हुआ पैसा है, उसका हिस्सा भी बजट में नहीं आता है। वह भी बार बार फैसला लेती चली जाती है सरकार, और जीएसटी का दायरा 5% से लेकर 40% तक के दायरे में आ चुका है। यानी इतने स्लैब हैं, 5 है, 7 है, 12 है, 18 है, 23 है, 40 है। इस देश के भीतर में बजट बचा कहां पर? पिछले बजट को लोग इसलिए याद करते हैं क्योंकि उसमें कैपिटल गेन्स टैक्स लगा दिया गया था, तो इस बार तो उसमें राहत रियायत नहीं हो सकती है। लेकिन इस दौर में एक सच हिंदुस्तान की नींव को हिला रहा है, और वो सच ये है कि बजट में दिया जाने वाला पैसा, जो जनता को कुछ भी पैसा दिया जाता है, वो चाहे सब्सिडी के तौर पर हो या कुछ योजनाओं के जरिए हो, उसके भीतर का सच पहली बार यह है कि उससे लगभग 6 गुना ज्यादा पैसा यही सरकार अपने मैनिफेस्टो और ऐलानों ऐलानों में चुनाव के वक्त हर राज्य में करती चली जाती है। यह अलग मसला है कि उसके समानांतर आप दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज को भी जोड़ सकते हैं, ऐलान वो भी कर रही है। लेकिन यहां बात आज उस बजट और उस टैक्स और उस मिडिल क्लास की हो रही है, जिसका दबाव पहली बार इस रूप में उभर रहा है कि इस बार नहीं तो फिर बख्शेंगे नहीं। यह मैसेज बड़ा खतरनाक है इस देश के भीतर का, क्योंकि इस देश का मिडिल क्लास अगर दुनिया के मानचित्र पर पॉवर्टी लाइन के ठीक ऊपर खड़ा है, और उसे भी सरकार मिडिल क्लास कहती है, और मिडिल क्लास का ऊपरी तबका जिस लाइन पे खड़ा है वो लोअर मिडिल क्लास अंतरराष्ट्रीय तौर पे जो लाइन कहती है उसमें खड़ा है, और उसके बाद जो अपर क्लास का और जो अपर मिडिल क्लास के बीच का गैप है वह 100 गुने से ज्यादा का अंतर है। यह असमानता अपर और अपर मिडिल क्लास के बीच है। अपर मिडिल क्लास और लोअर क्लास के बीच की असमानता भी चरम पर है, और इस देश के भीतर में लाभार्थियों की तादाद जो हर योजनाओं के साथ बढ़ती चली जाती है, उसमें भी जो दबाव उन लोगों पर होता है जिन्हें राहत रियायत इस नाम पे मिल जाती है कि कम से कम उनके इलाके में उनको जो कमाई सरकार दे रही है वो डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर हो या अलग योजनाओं के तहत पैसा हो, उसके जरिए कम से कम उस समाज में वह जी सके। और यहीं से सवाल शुरू होता है कि भारत विकसित बनने की राह पर क्या वाकई चल पड़ा है? जिस समाज के भीतर तकरीबन 40 से 60% तबका बच्चे की पढ़ाई को लेकर फीस कैसे देगा? वो बच्चा बड़ा हो गया तो हायर एजुकेशन कैसे हासिल करेगा? हायर एजुकेशन करते वक्त उसने सोच लिया विदेश जाएंगे तो पैसा कहां से आएगा? और उसके नीचे जब आप आते चले जाएंगे तो नीचे सवाल यह भी होगा कि कार खरीदी हुई है, वॉशिंग मशीन लगाई हुई है, कंप्यूटर खरीदा हुआ है, अच्छा क्रेडिट कार्ड भी रखा हुआ है। ये सारी चीजें होते होते सरकार जो बांटती है सिलेंडर, सरकार जो भी अपनी योजनाओं के तहत देती है, उसको भी नीति आयोग ने जोड़ लिया कि आप भी अब गरीब नहीं रहे, अब आप लोअर मिडिल क्लास में आकर खड़े हो गए। यानी जो 40 और 60% का हिस्सा था सरकार की नजर में, जब सरकार इस बात का जिक्र, सरकार का मतलब यहां प्रधानमंत्री मोदी लिख लीजिए, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने कम से कम पार्लियामेंट के भीतर 3 भाषण और लाल किले से लेकर महाराष्ट्र हरियाणा चुनाव और अब शायद दिल्ली चुनाव में अभी तक जिक्र नहीं किया जो होगा कि 25 करोड़ लोगों को उन्होंने गरीबी रेखा से बाहर निकाल लिया है। यानी एक ऐसी परिस्थिति और एक ऐसा डाटा और इस तरीके की स्थिति के भीतर कि भारत के भीतर की आय ही कम कर डालो और आय उस दिशा में लाकर खड़ी कर दो जहां पर इस देश के भीतर जिन लोगों को जो भी कमाई हो रही है उसमें औसतन 30% पैसा उसका टैक्स में जाए ही यह मिनिमम की रिक्वायरमेंट है। यानी अभी तक जो सोचते हैं कि हम डायरेक्ट टैक्स 5% देते हैं, 7% देते हैं, 12% देते हैं, कोई 15% देता है, कोई कहता है 30% देता है, उसके दायरे में जो बाकी टैक्स है वो जीएसटी का हो सकता है,
वो इनकम टैक्स के साथ साथ एक्साइज टैक्स हो सकता है, वो वैट हो सकता है। हर चीज जो आपके घर घुसती चली जा रही है वो टैक्स के दायरे में आते आते मिनिमम है 30 रुपया, 100 में से 30 रुपया आपको लौटा देना है। यानी किसान सम्मान निधि में अगर यह कहा जाता है कि हमने आपको 2,000 रुपए आपके उसमें डाल दिए, तो फिर यह मान लीजिए कि उस 2,000 रुपए में से 600 रुपए एक झटके में सरकार ले लेती है, बचे 1,400 रुपए। उस 1,400 रुपए के भीतर और दायरे को जब समझना शुरू करेंगे, उसके बाद वो अपने जिस प्रोफेशन से जुड़ा हुआ है खेती से, उसमें वह बीज लेने जाएगा, खाद लेने जाएगा, ट्रैक्टर लेगा, औजार लेगा, सिंचाई के साधन लेगा, उसमें से भी निकल के पैसे घटके हो जाएंगे, उसमें लगभग 400 रुपए और सरकार को वो दे देगा। तो 50% वो सरकार को यूं ही दे देता है, जो कि सरकार को लेना नहीं चाहिए, क्योंकि दुनिया के तमाम विकसित देशों के भीतर यह बड़ा सवाल है कि आप जब पैसा किसी कम्युनिटी को देते हैं, यह सोचकर देते हैं कि उसके पास कुछ नहीं है, फिर उससे आप ले कैसे सकते हैं। बहरहाल, इसके आगे की कड़ी मौजूदा वक्त में सरकार का संकट सबसे बड़ा यह है कि एक तरफ रोजगार नहीं है, दूसरी तरफ जो कमाई हो रही है उसमें से टैक्स लेना है, और तीसरी तरफ महंगाई है जिस पर आरबीआई नकेल कस पाने की स्थिति में बिल्कुल नहीं है। और यहीं से वो खेल शुरू हो रहा है कि क्या पहली बार बजट बनाते वक्त जो सवाल इकोनॉमिक एडवाइजर्स के हैं, जो सवाल खुद सरकार के भीतर हैं, और जो सवाल अंतर्राष्ट्रीय तौर पर उभर कर आ रहे हैं, उसने इस देश के आर्थिक संस्थानों की नींव तो नहीं हिला डाली है। क्योंकि अब आरबीआई इंतजार कर रहा है कि जब अमेरिका का सेंट्रल बैंक यह निर्णय लेगा, जो उसका सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व की बैठक जो होगी, जो कि 2 दिन के बाद, यानी भारत का बजट 1 तारीख को आएगा और 29 तारीख को अमेरिका का सेंट्रल बैंक यह तय करेगा कि ब्याज दरों को बढ़ाएं या कम करें। ट्रंप कह रहे हैं कम कर दीजिए। ट्रंप जैसे ही कहते हैं कम कर दीजिए, वैसे ही भारत के भीतर आरबीआई पर दबाव पड़ेगा, और इसका असर यह होगा कि भारत के बाजार में जो लोग विदेशी कंपनियां, खास तौर से यूएस की कंपनियां और यूरोप की भी कंपनियां जो भारत के बाजार में पैसा लगा रही है, अगर वहां पर इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा तो उसके बाद वह यहां से निकलना शुरू होगी, और अगर उनको लाभ उस तुलना में ज्यादा मिल रहा होगा तो फिर यहां पर शेयर बाजार के भीतर क्या स्थिति होगी, इसको आसानी से और समझिए तो सिर्फ जनवरी के महीने में, यानी इस महीने, आज भी शेयर बाजार डगमगा गया, 800 पॉइंट नीचे चला गया। आज भी लाखों करोड़ रुपए खुदरा निवेशकों के डूब गए। बड़ी बड़ी कंपनियों के मैनिपुलेशन का जिक्र यहां नहीं कर रहे हैं, उस मिडिल क्लास का जिक्र कर रहे हैं जिसके पास पैसा कहां लगाए, घर में रखे, बैंक में रखे, कहीं नहीं रखे तो कहां जाए। सिप का जिक्र होता है, म्यूचुअल फंड का जिक्र होता है। जनवरी के महीने में जो विदेशी निवेशक था उसने 69,000 करोड़ रुपए निकाले कल तक। उसमें अगर आप आज जोड़ दीजिएगा तो यह लगभग 75,000 करोड़ तक आ जाएगा, यानी 75,000 करोड़ रुपए इस साल निकल गए। जो यहां के देसी निवेशक थे, जो घरेलू संस्थागत निवेशक जिनको कहते हैं, म्यूचुअल फंड के जरिए जो लगाया हुआ था, उसमें उनकी खरीदारी इस बरस लगभग 67,000 करोड़ की रही है। 75,000 करोड़ रुपए निकल गए, 67,000 करोड़ रुपए घरेलू संस्थागत निवेशकों ने खरीदे, बचाए। तो अपने ही दायरे में, अपनी ही इकोनॉमी के आश्रय भारत को अंतर्राष्ट्रीय बाजार भी बनाना है, और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत के मिडिल क्लास को ले जाकर उनकी जेब में पैसा भी रखना है। दूर की गोटी है, और दूर की गोटी इसलिए है क्योंकि इस दौर में भारत के मिडिल क्लास की जेब कैसे खाली होती चली जा रही है, और उसका पैसा अपना कैसे अब उसके अपने कंजम्पशन पे असर पड़ने लगा है, और यह कंजम्पशन धीरे धीरे फल, सब्जी, नून और तेल पर आ गया है, चावल और आटे पर आ गया है। यह कंजम्पशन कम हो रहा है शहरी इलाकों में। तो गांव के इलाकों की क्या स्थिति होगी, सिर्फ यह कल्पना की जा सकती है। यहीं से पहला सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत के भीतर वाकई सब कुछ जो निजीकरण के हवाले किया जा रहा है, यानी प्राइवेट सेक्टर के हवाले किया जा रहा है, वो प्राइवेट सेक्टर अपने मुनाफे को देखे और सरकार तमाम जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ ले, ऐसी स्थिति क्या आ चुकी है? क्योंकि आज राहुल गांधी जब इसका जिक्र कर रहे थे मऊ में,
जहां पर बाबा साहब अंबेडकर का जन्म हुआ था। वहां पहुंचकर जब उन्होंने कहा कि निजीकरण की व्यवस्था ने इस देश के भीतर हर सेक्टर को तबाह कर दिया है, उसमें खास तौर से हेल्थ सेक्टर और एजुकेशन सेक्टर, हम उसके फैक्ट को आपको बतलाएं उससे पहले हमें लगता है आज राहुल गांधी की इस बात को जरूर सुनना चाहिए। प्राइवेटाइजेशन होता है, आपके अस्पताल, सरकारी अस्पताल प्राइवेट हाथों में जाते हैं, आपके बच्चे प्राइवेट कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जाते हैं। जब आप बीमार होते हो आप प्राइवेट अस्पतालों में जाते हो। सबसे पहले आप एक अपने आप से सवाल पूछिए, यह जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, यह जो शिक्षा का सिस्टम प्राइवेटाइज हो रहा है, स्वास्थ्य का सिस्टम प्राइवेटाइज हो रहा है, इस प्राइवेट सिस्टम के मालिक कौन है? यह सवाल पूछिए। आप लोग बच्चों की शिक्षा के लिए लाखों रुपए देते हो, सोचते हैं कि लाखों रुपए देने के बाद, अरबपतियों को लाखों रुपए देने के बाद, मेहनत करने के बाद हमारे बच्चों को सर्टिफिकेशन मिल जाएगा और उनको रोजगार मिल जाएगा। भाई और बहनों, यह सरासर झूठ है। इस देश में आपके बच्चों को रोजगार नहीं मिल सकता है, चाहे वो कुछ भी कर ले। मैं कह रहा हूं कि लाखों रुपए आप अरबपतियों को शिक्षा के लिए दे रहे हो और अरबपति हिंदुस्तान के रोजगार के सिस्टम को खत्म कर दिए हैं। अब बीते 10 बरस का सच यह है जो राहुल गांधी कह रहे हैं, उसका असर, एक असर आपको बतलाते हैं जो हमारी टीम ने औसत के तौर पर निकाला है। औसत इस देश के भीतर में प्राइवेट स्कूलों में जो पढ़ाई के लिए बच्चे जाते हैं, 10 वर्षों में उनकी फीस का इजाफा जो है वो 2.5 गुना ज्यादा हुआ है। हेल्थ सेक्टर में लगभग 3.5 गुना, 3.5 गुना ज्यादा हेल्थ सेक्टर में, ये एक औसत बतला रहे हैं। औसत का मतलब यह हुआ कि हो सकता है कई इलाज कराने में 10 गुने से ज्यादा पैसा देना पड़ रहा हो 2014 की तुलना में, और स्कूल में भी फीस हो सकता है कई जगहों पर 10 गुना ज्यादा देना पड़ रहा हो, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया के भीतर कई जगह दुगना हुआ हो। इस पूरी प्रक्रिया में 2.5% स्कूलों की पढ़ाई और 3.5% हेल्थ सेक्टर में ज्यादा पैसा आप जैसे ही प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं उसमें देना पड़ता है। दूसरा हिस्सा, 10 बरस के भीतर जो सरकारी स्कूलों में बच्चे पढ़ते थे और जो सरकारी अस्पतालों में इलाज कराते थे, उनमें लगभग 22% की कमी आ गई हेल्थ सेक्टर में और लगभग 39% की कमी आ गई एजुकेशन सेक्टर में। यह शिफ्ट हो गए प्राइवेट सेक्टर में, यानी इस तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना जो गवर्नमेंट को बनाना था। अब इसका दूसरा हिस्सा है कि हायर एजुकेशन में जो असर पड़ा है देश के भीतर, वो लगभग 7.5 गुना ज्यादा असर पड़ा है, 7.5%। यहां तक कि आईआईटी और आईएम पर भी असर पड़ा, वहां पर भी फीस इतनी ज्यादा कर दी गई कि कल्पना के बाहर है। मौजूदा सरकार नेहरू को याद करती है बार बार, तो नेहरू को याद करते वक्त समझना होगा उन्होंने उस दौर में इस देश में मेडिकल की पढ़ाई कितनी सस्ती रखी थी, और उस दौर के बहुत सारे डॉक्टर इस दौर में जो प्रैक्टिस कर रहे होंगे, अगर उन नीतियों को याद करें तो खुद बताएंगे कि हम 5,000 रुपए में बन गए थे डॉक्टर। और ये 70s, 80s, 90s तक का हम जिक्र आपसे कर रहे हैं, जब तक इकोनॉमिक रिफॉर्म आया नहीं था और मार्केट इकोनॉमी उस लिहाज से चली नहीं थी। और अगर हायर एजुकेशन के लिए कोई बाहर जा रहा है तो 10 बरस पहले और आज की तारीख में जो फीस का अंतर आया है वो तकरीबन 4 गुना ज्यादा, और उसमें बड़ा योगदान डॉलर का भी है, यानी भारत की घटती करेंसी का भी है, उसके मूल्य का भी है। जब आप इस परिस्थिति में खड़े हो गए तब दोबारा लौटिए कि मिडिल क्लास के टैक्स की रियायत को लेकर मिडिल क्लास के भीतर गुस्सा इसलिए भी है क्योंकि आप जो पॉलिटिकली ऐलान करते चले जाते हैं
और बजट बेमानी सा लगता है, क्योंकि इस दौर में जो आपका कलेक्शन है, जीएसटी और डायरेक्ट टैक्स का जो कलेक्शन है, जो एडवांस टैक्स दिया जाता है हर 3 महीने पर, जो अगले मार्च के महीने में भी दिया जाएगा, वो कलेक्शन आपके उस बजट के अनुमान से ज्यादा आप कलेक्ट कर चुके हैं। यानी 9 महीने में ही 12 महीने का जो आपका अनुमानित था, उससे ज्यादा आप कलेक्शन हर क्षेत्र में कर चुके हैं। वो एक्साइज हो, वो वैट हो, वो डायरेक्ट टैक्स हो, वो इनडायरेक्ट टैक्स हो। और इसके ठीक समानांतर कॉरपोरेट का कलेक्शन अनुमानित जो होता है पिछले 4-5 सालों से अनुमान के बिल्कुल अनुकूल रहता है, उसमें ज्यादा कलेक्शन नहीं होती है। यह भी एक अजीबोगरीब परिस्थिति है। तो जिस कॉरपोरेट और प्राइवेटाइजेशन की दिशा में राहुल गांधी ध्यान देना चाहते हैं, उसमें एक बड़ा सच दिल्ली का यह चुनाव है। दिल्ली के चुनाव में अरविंद केजरीवाल ने यूं ही मिडिल क्लास का सवाल नहीं उठाया। दिल्ली भारत में वो केंद्र शासित राज्य है जहां पर सबसे बड़ी तादाद में मिडिल क्लास है। नंबर 1 पर दिल्ली है। और दिल्ली के भीतर मिडिल क्लास की जो आर्थिक परिस्थितियां हैं, उसमें प्रति व्यक्ति आय 4.5 लाख से ज्यादा है। जो भारत के भीतर आए 1-1.25 लाख के भीतर में आती है औसत प्रति व्यक्ति आय, वो 4 गुना ज्यादा दिल्ली में। उसके बावजूद भी मिडिल क्लास के ऊपर के जो सवाल हैं, उसके दायरे में यहां के डॉक्टर्स हैं, यहां के एजुकेशनिस्ट हैं, यहां के वकील हैं, यहां का वो हर तबका है जो आप सोच रहे हैं। उसके दायरे में व्यापारियों को भी ले आइए। छोटे व्यापारियों की एक लंबी कतार है। और जब आप इन सब को ले आए तो सोचिए, दिल्ली के भीतर लगभग 65 से 67% मिडिल क्लास का तबका इस बात को लेकर परेशान है कि जो टैक्स का पैसा आप लेते हैं, उसकी एवज में कुछ भी नहीं देते हैं। जो सड़कें बनाई वो टोल टैक्स के दायरे में जाती है। अंतर्राष्ट्रीय तौर पर टोल टैक्स की जो मियाद होती है, उस मियाद के पूरे होने के 24 घंटे भी आप ज्यादा नहीं रख सकते हैं। यह पहला सवाल। और विकसित देशों में जाइएगा तो वहां टोल टैक्स से लिया नहीं जाता है, बल्कि टोल टैक्स का जो हिस्सा है वो आपके टैक्स के साथ जोड़ दिया जाता है। उसमें आप ऑस्ट्रेलिया का जिक्र कर सकते हैं, उसमें आप यूरोपियन कंट्रीज का जिक्र कर सकते हैं, उसमें ब्रिटेन का जिक्र कर सकते हैं। यानी एक ऐसी परिस्थिति भारत के भीतर है कि आपको पैसा सरकार को देते चले जाना है, क्योंकि सरकार किसी विजन से काम नहीं कर रही है। सरकार टैक्स वसूली से काम कर रही है, जो टैक्स टेररिज्म शब्द आता है, जिसका जिक्र केजरीवाल ने भी किया। मिडिल क्लास और सरकार का एक बड़ा अजीब रिश्ता है। मिडिल क्लास के लिए ये लोग कुछ करते तो नहीं है, लेकिन जब जब सरकार को इनकी जरूरत पड़ती है, तब तब मिडिल क्लास के ऊपर सरकार हथियार चला देती है, चाकू चला देती है। और ये हथियार है टैक्स। लाखों करोड़ों की संख्या में मिडिल क्लास टैक्स भर भर के देता है देश चलाने के लिए, लेकिन बदले में मिडिल क्लास को क्या मिलता है? कुछ नहीं। भारत का मिडिल क्लास सरकार का सिर्फ और सिर्फ एक एटीएम बन के रह गया है। सच बात तो यह है, द इंडियन मिडिल क्लास इज विक्टिम ऑफ टैक्स टेररिज्म। तो क्या यह कहा जा सकता है इस बार बजट को लेकर सरकार वाहपो में है? क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय तौर पर जो व्यापारिक नीतियां हैं, आर्थिक संबंध हैं, वो ट्रंप के तूफान चले भारत की अर्थव्यवस्था को भी डिगा रहे हैं। और भारत के भीतर का जो मिडिल क्लास है, वो अंतर्राष्ट्रीय तौर पर उसकी उम्मीद और आकांक्षाएं लगातार कुलांचे मार रही है। और 5 ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन, विकसित भारत, ये तमाम सपने इस दौर में प्रधानमंत्री मोदी ने ही दिखाए हैं। तो क्या ये रास्ता इस बार बजट के जरिए एक ऐसी दिशा में जा चुका है जहां पर इस देश के भीतर की उम्मीदें, इस देश के भीतर का गुस्सा, इस देश के भीतर में राजनीतिक ऐलान और इस देश के भीतर में टैक्स पेयर के पैसे का राजनीतिक वजहों से लुटना और लुटाने की परिस्थिति सब पर चोट होने वाली है क्या? क्योंकि हर वो सेक्टर जो एक्सपोर्ट हो रहा था नीचे चला गया, जहां मैक्सिमम लेबर काम करते थे। इस दौर में अगर आप सीधे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को देख रहे हैं तो दूसरे तमाम सेक्टरों की तुलना में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का ग्रोथ सबसे कम है।
और उसके बाद अगर आप उस मैनिपुलेशन और शेयर बाजार को देखना चाहते हैं तो वहां पर चाहे वो ऑटो का रास्ता हो, बैंक हो, सीमेंट हो, स्टील हो, फर्मा हो, सभी जगह बिकवाली हुई है, यानी सभी जगह बेचे गए हैं जो कि विदेशी निवेशक आए हुए थे। रास्ता क्या होगा और क्या यह रास्ता इस बजट में सरकार के लिए शायद इधर कुआं उधर खाई वाली स्थिति है? क्योंकि राजनीतिक वजहों से अर्थव्यवस्था पर सरकार की पकड़ सिर्फ राजनीतिक ऐलानों के जरिए रही है और राजनीतिक ऐलानों ने इस देश की इकोनॉमी का बंटाधार शायद नोटबंदी से ही शुरू कर दिया था, यानी 2015 से ही यह खेल इस देश में शुरू हो गया था। 15, 16, 17, 18, 19, आप ध्यान दीजिए पहले टर्म में जो इकोनॉमी चली आ रही थी मनमोहन सिंह के कालखंड में, उस इकोनॉमी ने 2017 तक तो संभाला, लेकिन जीएसटी के बाद की परिस्थितियों ने इस देश के व्यापारियों की जो कमर तोड़ी, उसने इस देश में असंगठित क्षेत्र से भी रोजगार छीन लिया और संगठित क्षेत्र के भीतर सरकार का पूरा काम इसी में लगा रहा, किसी तरीके से पब्लिक सेक्टर को बचा लो, किसी तरीके से सरकारी कर्मचारियों पर आंच आनी नहीं चाहिए, किसी तरीके से हर मंत्रालय का बजट कम होना नहीं चाहिए, किसी तरीके से राजनीतिक तौर पर जो चुनाव में ऐलान होते हैं उसमें कोई कटौती करेंगे नहीं। यानी स्टेज बाय स्टेज एक ऐसी परिस्थिति में सरकार चलती चली गई जिसमें 2025 का बजट एक बड़ा रिफ्लेक्शन होगा। और यह इसलिए होने की जरूरत है, सवाल यह नहीं कि राहुल क्या कह रहे हैं, यह भी नहीं कि केजरीवाल क्या कह रहे हैं, सवाल यह है कि मौजूदा वक्त में अब वो मिडिल क्लास क्या कह रहा है और उसके भीतर के जो सवाल हैं जिसमें सब कुछ उसके हाथ से निकलता चला जा रहा है। ये एक सबसे खतरनाक स्थिति होती है जब उम्मीद ही मर जाए। डर सत्ता और सरकार को इस बात का है और शायद इसीलिए रायसीना हिल्स पर जो लाल इमारतों के पीछे नॉर्थ ब्लॉक में नौकरशाही आंकड़ों का कदम ताल कर रही है, शायद वो चकाचौंध भरे भारत को रखना तो चाहती है, लेकिन उसके भीतर जो खून और पसीना इस देश का पब्लिक सेक्टर के जरिए पनपता था, उसको इस दौर में कैसे खत्म कर लिया गया, अब शायद वह गले की फांस सरकार के लिए बन गई है। इसीलिए दिल्ली चुनाव पर भी इसका असर पड़ेगा। इसीलिए मिडिल क्लास बहुत बारीकी से लेंस लगाकर देख रही है। राजनीति हो गई, अब जरा इकोनॉमी को समझ लीजिए और समझा दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।